हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एज अ सिटीजन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, और कोई भी फॉरेनर्स आता है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम बेसिक समझते हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मेंशन है इसमें। ठीक है, यह इसकी इंस्पिरेशन हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। उनमें बिल्स ऑफ राइट्स दिए गए हैं जिनमें उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिली है बिल्स ऑफ राइट्स से। ठीक है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि देखो पहले मैग्ना कार्टा क्या है। ये एक प्रकार का रॉयल चार्टर है राइट्स का। ठीक है, जो कि किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने दिया था। ठीक है, अपनी जनता को, क्योंकि उस समय कोई भी राइट्स उनकी जनता को गारंटीड नहीं थे, तो उनके लोगों ने रिबेल किया। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, गारंटी किया जाए। ठीक है, तो उस समय उनके राजा ने कुछ राइट्स दिए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट्स। ठीक है, प्रॉमिस किए थे। प्रोटेक्शन फॉर द बैरन्स फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, बैरन्स जो होते हैं नोबल होते हैं। ठीक है, एक हायरार्की में वहाँ पर होती है। ठीक है, उसमें नोबल्स भी आते हैं, तो उनको इलीगल इम्प्रिजनमेंट से ठीक है प्रोटेक्शन दी। एक्सेस टू चीफ जस्टिस, जल्दी जस्टिस मिल जाए, और फ्यूडल पेमेंट से उनको बचाया। ठीक है, एक प्रकार से लिमिटेशन लगा दी उसमें। ठीक है, कुछ लिमिटेशन लगा दी। ठीक है, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को भी मैग्ना कार्टा कहते हैं कि ये प्रकार से गारंटेड है। ठीक है, ये प्रकार के जस्टिसेबल राइट्स भी हैं। ठीक है, इनका जस्टिस हमको मिल जाता है डायरेक्टली। अगर हम कोई भी इसका हनन करता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कि भैया हमारा ये फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, और डायरेक्टली हम स्टेट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेटली भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम स्टेट को करते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, ये हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है, स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कल्चरल हो, मॉरल हो, कोई भी हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रीडम का, इक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारे राइट्स सबको मिलते हैं। ठीक है, एक प्रकार की हमको पॉलिटिकल फ्रीडम देता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ लॉज होती है, ना कि नॉट ऑफ मैन। ठीक है, ये पॉलिटिकल हमको फ्रीडम दे रहा है। सोशल और इकोनॉमिकल फ्रीडम तो हमको डीपीएसपी में दी गई है। ठीक है, और डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। ठीक है, प्रिंसिपल या बेसिक, जिसे बेसिक राइट्स कहते हैं। जैसे हमारे राइट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ लीगल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो है वो लीगल राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बताया है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, फिर वैसी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है, जो कि सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी के द्वारा हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पहले हमारे इन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 भी था, जो कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता था, पर अब वो एक लीगल राइट बन गया है। हमारा एक अमेंडमेंट आया, ठीक है,
44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके द्वारा इसको एक एज अ लीगल राइट बना दिया गया है। यह पार्ट हमारा 12 में है, 300A आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल 300A, ठीक है, पार्ट 12, ठीक। तो प्रेजेंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पहला तो ये हमारे अवेलेबल टू एलियंस आल्सो हैं, ठीक है, और सारे राइट्स तो हमारे सिटीजन द्वारा एंजॉय किए जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है, इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि सोशल कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लिबर्टी दी गई है, बट सोशल कंट्रोल और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर राइट टू स्पीच है तो उसके पीछे हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है, किसी की मानहानि ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं उसमें, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से नेगेटिव इन नेचर हैं, ठीक है, नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, क्योंकि इनमें लिमिटेशंस होती हैं किसी राइट्स में, ठीक है। स्टेट को ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिमिटेशंस है। बट किसी में प्रिविलेजेस दी गई हैं, ठीक है, तो वो हमारे पॉजिटिव इन नेचर हो गए, ठीक है। ये जस्टिसेबल राइट्स हैं, डायरेक्टली हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और ये डिफेंड हैं, हमारे गारंटेड हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर हाई कोर्ट में नहीं माना तो अपील में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, डायरेक्टली आप अगर हाई कोर्ट जाना चाहे तो, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हमारी पार्लियामेंट कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है तो उसके द्वारा इसको रिपील कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट। और बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट इसको हम सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। अगर जैसे कि कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई है, वार है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है, उसके दौरान हमारे कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 20, 21, ठीक है, इनको सस्पेंड कर सकती है। आर्टिकल 19 को भी हमारे वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान कर सकती है, बट आर्म रिबेलियन के दौरान नहीं करती है, ठीक है, आर्टिकल 19 को। कुछ लोगों के लिए ये राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर कहीं मार्शल लॉ लगा है, मिलिट्री लॉ लगा है, तो वहाँ भी ये गवर्नमेंट हमारी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इस प्रकार से ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, इनके लिए कोई अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आर्टिकल हमारा जो 21A है, ठीक है, उसके लिए हमने अलग से एक राइट बनाया है, ठीक है, जो कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनके लिए लॉज बनाना पड़ता है, बट ज़्यादातर राइट्स जो है फंडामेंटल वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, ठीक है। आर्टिकल 12, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार स्टेट वर्ड का जिक्र हुआ है, तो ये क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के अंदर ये क्लियर किया गया है, ठीक है, कि स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आती है, जैसे कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, वैसे ही हमारा गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, उनकी एग्जीक्यूटिव, उनकी लेजिस्लेचर ऑर्गन स्टेट का, कोई भी लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी होगी, पंचायत होगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोई भी एक्सेट्रा इसके अंदर जो लोकल अथॉरिटी होती है स्टेट के अंदर आ सकती है, ठीक है। जैसे कि कोई स्टेट्यूटरी बॉडीज़ या नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज़ भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं वो आ सकती हैं, जैसे LIC है, ठीक है, ONGC है, सेल है, ठीक है, ये भी स्टेट के अंदर है, ठीक है। अगर हमने कहा ना आगे कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हम लेते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल या वो एजेंसी जो स्टेट के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो इन एजेंसी के अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, बट ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 13, ठीक है। इसमें मेनली हमारे दो डॉक्ट्राइन्स के बारे में डिस्कस किया है।
पहला डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, जो कि हमारे पहले क्लॉज में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो पहला क्लॉज ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि बिफोर हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो भी हैं 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉज हमारे चले आ रहे हैं, ठीक है, वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं तो वो वाइड हो जाएंगे। मींस तो इसमें से हमारे दो डॉक्ट्राइन निकले। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब कोई भी अगर जैसे लॉ है उसमें कोई अगर सेक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स समझते हैं। ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट हो गया, जो सेपरेट हो गया, तो वो बिल्कुल ही हम उसको ख़त्म नहीं कर देंगे। ठीक है, वो हाइड हो जाएगा, कुछ समय के लिए इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो अगर आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अमेंडमेंट करती है तो फिर से वो वैलिड हो सकता है, अगर वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो वो वैलिड हो सकता है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक केस है। ठीक है, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 जो था वो चैलेंज किया गया। इसमें कहा था कि पहले हम जो डिटेंशन के जो भी हमारे कारण है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो ये इनऑपरेटिव हो गया। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है हमने क्या कर दिया, इनऑपरेटिव कर दिया, तो ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये सेपरेट हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी की वजह से। ठीक है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक केस समझते हैं। ठीक है, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ठीक है, इसमें हमारा बिरार मोटर व्हीकल एक्ट को हमारा चैलेंज किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके पास ये ताकत है या वो एम्पावर्ड है कि वो पूरा एंटायर जो मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है वो अपने हाथ में ले सकती है। तो ये तो हमारा आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, वॉलेटिव हो गया 1950 के टाइम पर। ठीक है, बाद में हमने क्या करा, इसको फिल्टर आउट किया। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाया, तो जो सेक्शन हमारा कंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट के वो हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट आउट कर दिया, वो इनकंसिस्टेंट हो गया तो वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, फिर हमने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगाया, उसको हाइड आउट कर दिया, साइड आउट कर दिया। ठीक है, तो उस समय के लिए वो इनऑपरेटिव हो गया। आने वाले समय में गवर्नमेंट ने एक 19 क्लॉज 6 लाई। ठीक है, 19 क्लॉज 6 लाई, जिसके द्वारा ये पावर दी गई गवर्नमेंट को कि वो कुछ सर्टेन बिजनेस को मोनोपलाइज कर सकती हैं। तो उसके बाद वो दोबारा वैलिड हो गया, वो एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इसमें गवर्नमेंट ऐसे कोई भी लॉज बना ही नहीं सकती जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वो प्रोहिबिटेड है और वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, बट किस एक्सटेंट तक? ठीक है, तो एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। इसमें लेबर वेलफेयर फंड को चैलेंज किया गया। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था। ठीक है, बट ये किसी सिटीजन के लिए नहीं था। क्वेश्चन तो यह था कि भाई ये सिटीजन के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अंबिका मिल्स एक कंपनी है, तो नॉन सिटीजन्स के लिए क्या? ठीक है, जो लॉज अगर इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट के, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन को दिए जाते हैं, नॉन सिटीजन को या किसी कंपनी को तो नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सिटीजन के लिए कोई ऐसा लॉ बनता है तो वो तो वाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंपनी के खिलाफ है या किसी नॉन सिटीजन के लिए तो ये ऑपरेटिव होगा, वैलिड होगा। ठीक है, अब इसका हम थर्ड क्लॉज समझते हैं, क्योंकि देखो सेकंड क्लॉज में कहा बताया गया था कि लॉज इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, पर लॉज में क्या क्या चीज़ आती है? लॉज में वो चीज़ आती है जैसे
जो हमारे सिटीजन्स के लीगल राइट को हार्म पहुँचाए, लीगल राइट के अगेंस्ट हो, ठीक है, वो लॉज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ परमानेंट लॉज होते हैं, टेम्परेरी लॉज होते हैं, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ होते हैं, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हम के ऑर्डिनेंसेस को भी कह देते हैं हम, ठीक है। कोई बाई लॉज है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन हैं, ठीक है। कोई भी ये चीज़ हैं, ऑर्डिनेंस या बाई लॉज या कोई भी टेम्परेरी लॉ, कोई परमानेंट लॉ, ठीक है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, ये सब लॉज के अंदर हैं। और कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कोई गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है। और पर्सनल लॉस भी नहीं आते इस लॉ के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन आया कि भैया अमेंडमेंट्स को भी क्या हम लॉस के अंदर लाए? क्या अगर कोई अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाती है तो क्या उसके अगेंस्ट भी हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन कह सकते हैं, ठीक है? क्या वो लॉस के अंदर आता है? तो पहले क्या था, देखो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो वो लॉ नहीं था, ठीक है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। पर बाद में शंकरी प्रसाद देखो एक केस हुआ, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये लॉ नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ठीक है, चैलेंज नहीं कर सकते। फिर गोलकनाथ केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो अब आता है कि कौन किसकी पावर ज़्यादा है, पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा है या हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा है? तो पार्लियामेंट ने अपनी पावर शो करने के लिए एक अमेंडमेंट लाई, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि 13 क्लॉज 4 एक बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अगर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर बनाया जाता है, जो भी चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है 30 में, वो अप्लाई उसमें नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, वो चैलेंज नहीं की जा सकती, ठीक है, मतलब। तो उसके बाद एक केशवानंदा भारती केस आया जिसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज कर दिया। तो उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज तो कर सकते हैं, बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, इसको मैं डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो कोई फिक्स नहीं है। देखो मिनर्वा मिल्स में भी बताई गई है, अलग अलग केस में बताई गई है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग जो केस लॉज की जो भी सीरीज़ है, ठीक है, उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर मेनली मैं आता हूँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर करैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर जो सबसे यूएसए में लाया गया, ठीक है, फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और टू मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।